नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पंजाब कांग्रेस में जंग, कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम पद से इस्तीफा। बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल, किया था राजनीति छोड़ने का ऐलान। विपक्षी एकता पर संकट, टीएमसी ने ममता को बताया मोदी का विकल्प। आयकर विभाग ने कहा सोनू सूद ने की 20 करोड़ की टैक्स चोरी। और ऑकस करार से नाराज, फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से राजदूत बुलाए। तो बात करते हैं इस समय सबसे बड़ी खबर की, और वो आ रही है पंजाब कांग्रेस से। जी हां, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को, पंजाब के राज्यपाल को। और इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने क्या कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भविष्य के विकल्प खुले हुए हैं, मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं और समय आने पर उन विकल्पों का प्रयोग करूंगा। और ये जो इस्तीफा था वो विधायक दल की एक बैठक होने वाली थी शाम को 5 बजे, उसके पहले किया गया। आपको याद दिला दें कि कल रात 11:30 बजे विधायक दल की बैठक को लेकर फैसला किया गया। लेकिन एक जो लंबी, जो एक घमासान, एक राजनीतिक लड़ाई पंजाब कांग्रेस में दिख रही थी नवजोत सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह की, तो उसको लेकर ऐसा लगता है कि अब कर्टन्स डाउन हो गए हैं, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिनों तक हाई कमांड ने इस तरीके की एक स्थिति को उत्पन्न होने क्यों दिया, और क्या ज़रूरत गई थी कि अमरिंदर सिंह को इतना अपमानित करके और फिर उसके बाद उनका इस्तीफा लेने के लिए। ये पहले भी हो सकता था, ये बातचीत के ज़रिए इसको रिजॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि पार्टी की छवि को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अक्सर ये बात कहती है कि बीजेपी के जो मार्गदर्शक मंडल के जो लीडर्स हैं, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हों, एल.के. आडवाणी हों, उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो आज क्या कांग्रेस किस मुंह से बीजेपी के ऊपर उंगली उठाएगी, क्योंकि अमरिंदर सिंह एक बहुत ही वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। पंजाब कांग्रेस और पंजाब पर उनकी काफ़ी एक अच्छी पकड़ थी और आर्मी का उनका एक्सपीरियंस है। तो क्या उस अनुभव से कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर सकती थी? तो ये सारे बड़े सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन जो अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो 3 नाम जो कि चर्चा में चल रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें बेअंत सिंह के जो पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उनका नाम चल रहा है। सबसे टॉप पर जिसका नाम चल रहा है वो पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का है, और प्रताप सिंह बाजवा का भी नाम चल रहा है। लेकिन अगर इन तीनों नामों में से किसी भी एक नाम को लेकर सहमति बनती है, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू उसके बाद चुप बैठ जाएंगे? क्या नवजोत सिंह सिद्धू का ये सपना नहीं था कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने? तो आला कमान इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करेगी? लेकिन समय कोई भी कसर कांग्रेस पार्टी ने अमरिंदर सिंह को अपमानित करने के लिए नहीं छोड़ा। और चाहे वो नवजोत सिद्धू की भी हम बात करें, तो जो नवजोत सिद्धू के जो सलाहकार हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि 2017 में कांग्रेस ने 80 विधायक पंजाब को दिए, लेकिन अच्छा सीएम वो नहीं चुन पाए। तो लगातार अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से लज्जित किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, तो आज ऐसा लग रहा था कि वो घड़ा बिल्कुल पानी से भर चुका है और सारी लक्ष्मण रेखाएं लांग गई कांग्रेस। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस हाईकमांड ने इस तरीके की सिचुएशन को क्यों उभरने दिया? क्या ये सिचुएशन और ये जो इतनी एक अपमानित सी सिचुएशन बनकर आ रही है, क्या इसे कांग्रेस कमांड, हाई कमांड पहले इसे ठीक नहीं कर सकती थी? क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी क्या चाहते थे कि इस तरीके से अपमानित होकर ही अमरिंदर सिंह जाएं? लेकिन अमरिंदर सिंह ने ये कहा है कि बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि अब वो किस पार्टी में जाएंगे या वो अपनी पार्टी खुद से बनाएंगे। ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल मास्टर क्लास प्लेयर माने जाते हैं अमरिंदर सिंह। और क्योंकि अब पंजाब चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं, तो अब पंजाब में अमरिंदर सिंह की अब क्या भूमिका होगी, क्योंकि एक घायल सोल्जर, एक घायल जवान, वो किस तरीके से पेश आएगा, किस तरीके से पॉलिटिकल डायनामिक्स बदलेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल सारी उंगलियां इस समय हाई कमांड के ऊपर दागी गई हैं कि अगर वो चाहते तो इस तरीके से जो एक अपमानित सिचुएशन है उसको बचाया जा सकता था। इस पर आपका क्या फीडबैक है, ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ।
अब दूसरी खबर में बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की, जो कि आसनसोल से लोकसभा एमपी हैं और आज वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अभी जुलाई में ही जब कैबिनेट का जब रीशफल हुआ था, कैबिनेट फेरबदल हुआ था, तो जब उनको उस कैबिनेट में स्थान नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का निश्चय कर लिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। और उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि ना कांग्रेस ने, ना लेफ्ट ने, ना किसी और पार्टी ने उनको अप्रोच किया है, लेकिन ये उनका फैसला है कि वो राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आज खबर आई है कि वो पार्टी में शामिल हो गए हैं और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी के भतीजे और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुए। बहुत खुशी खुशी उन्होंने प्रेस से बात करते हुए ये कहा कि वो ममता बैनर्जी को सोमवार को मिलेंगे और वो बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी ने उनका स्वागत किया है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं आसनसोल की जो लोकसभा सीट है उसे भी छोड़ दूंगा, क्योंकि उसे रखने का मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा राजनीतिक करियर आसनसोल से शुरू हुआ था, इसलिए मैं आसनसोल के जनता की सेवा करता रहूंगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि टीएमसी के जो लीडर है कुणाल घोष, तो उन्होंने कहा है कि अभी तो बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जो कि टीएमसी में शामिल होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि दिस प्रोसेस इज ऑन वेट एंड वॉच, यानी कि अब आप देखते रहिएगा कि किस भारी संख्या में बीजेपी छोड़कर लोग तृणमूल आते हैं। और लेकिन सवाल ये उठता है कि बाबुल सुप्रियो के मन में ऐसा क्या था कि क्योंकि जब उन्होंने कहा कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो ऐसा उनको टीएमसी ने क्या प्रलोभन दे दिया कि वो राजनीति में वापस अब आना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी के वो कौन नेता हैं जो तृणमूल में जाना चाहते हैं। और ये जो सिलसिला है बीजेपी से सारे नेताओं का तृणमूल में जाना, ये इस बात का संकेत है कि जो पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक लैंडस्केप है, वहाँ पर जितने भी नेता हैं वो ये एहसास उनको हो चुका है कि अगर वो दीदी के खिलाफ जाएंगे या तृणमूल के खिलाफ जाएंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य नहीं है। और यही वजह है कि भारी संख्या में लोग अब पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि everybody wants to be on the right side of तृणमूल कांग्रेस, on the right side of ममता बनर्जी। अगर बंगाल में रहना है तो दीदी से बैर नहीं कर सकते। ये जो संदेश जा रहा है, ये बिल्कुल वही संदेश है जो बीजेपी अपने विपक्षी दलों को देती है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की भाषा में राजनीति करना एक बार फिर से सिखा दिया है। और तृणमूल बार बार ये जो उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं, ये उस बात का उदाहरण है कि तृणमूल ये बार बार बीजेपी को कह रही है कि देखिए, आप ही की जो राजनीति थी हम उसे लागू कर रहे हैं, इसलिए हमसे पंगा न लिया जाए। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी हमारी तृणमूल कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। तृणमूल कांग्रेस का एक माउथपीस है जिसका नाम है जागो बांग्ला, और उसमें ये लिखा गया है कि राहुल गांधी एक सफल नेता और एक सफल विकल्प मोदी जी का बनने में असफल रहे, और यही वजह है कि पार्टी ने निश्चय किया है और जितने भी विपक्षी दल हैं उनसे बात करी जाएगी कि ममता बनर्जी को मोदी का विकल्प बताया जाए। और पार्टी ने जो बड़े नेता हैं जैसे कि सुदीप बंदोपाध्याय, उनको कोट किया है कि बुधवार को एक उनकी क्लोज डोर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि इस बात को ये कहा गया है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी है विपक्षी दलों की, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी एक सफल विकल्प के रूप में नहीं उभर पाए, तो यही वजह है कि अब जितनी भी विपक्षी पार्टीज हैं उनसे बात की जाएगी ताकि ममता बनर्जी को एक विकल्प चेहरा मोदी जी का बनाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि ये तैयारियां ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से चल रही है। अभी 11 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी की जब ईडी से 9 घंटे लंबी एक पूछताछ चली थी, तो उन्होंने बाहर निकलकर क्या बोला था, उन्होंने यही कहा था कि अब तृणमूल कांग्रेस बीजेपी से निपट लेगी, और कैसे निपटेगी, जैसे बाकी पार्टीज करती हैं वैसे नहीं निपटेगी। तो इशारों में कांग्रेस को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। और अभी हाल में देखा था जब आपने मॉनसून सेशन जब हुआ था
तो जो राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई थी उसमें तृणमूल कांग्रेस के कोई भी सांसद वहां पर नहीं पहुंचे थे। अभी हाल में जिस तरीके से शरद पवार ने और एनसीपी ने समय समय पर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाया। अभी शरद पवार ने कुछ ही दिन पहले बोला था कि कांग्रेस उस जमींदार की तरह है जिसे अपनी हवेली की रखरखाव करना नहीं आता है। तो समय समय पर कांग्रेस को जगाने की कोशिश भी विपक्षी पार्टीज ने की है। विपक्ष चाहता है कि कांग्रेस उनके साथ रहे, लेकिन राहुल गांधी की नेतृत्व की वजह से, आला कमान के नेतृत्व की वजह से, अब वो क्या है, वो फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स है या फैमिली जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप को रेलेवेंट बनाकर रखना चाह रही है, इस वजह से कोई कॉल नहीं लेना चाह रही है। लेकिन विपक्षी दलों में ऐसा लग रहा है कि अब इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है और वो कांग्रेस को इसमें अलग थलग करना चाहते हैं और बाकी जो विपक्षी एकजुटता है उसको साथ में बनाना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्षी एकजुटता को इससे चुनौती मिलती है। कहाँ रहेगी विपक्षी एकजुटता अगर जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है अगर वो ही उनके साथ नहीं है? तो विपक्षी जो एकजुटता को एक काफ़ी बड़ी चुनौती मिली है। लेकिन बार बार जो ये बात कही जा रही थी कि ममता बनर्जी के जो हसीन सपने हैं प्रधानमंत्री बनने के, तो वो आज एक बार फिर से उजागर हो रहे हैं और इस बात को खुद पार्टी की माउथपीस जागो बांग्ला ने कहा है। इस पर आपका क्या फीडबैक है, ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं एक्टर सोनू सूद की, जहां पर उनके घर पर लगातार मुंबई वाले रेजिडेंस में 3 दिन से आईटी के छापे पड़ रहे थे और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि सोनू सूद ने 20 करोड़ रुपए के टैक्स का गबन किया, चोरी की। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी चैरिटी फाउंडेशन, तो उसने 2.1 करोड़ रुपए उन्होंने ओवरसीज डोनेशंस लिए, यानी कि विदेश से डोनेशंस लिए थे और उसमें क्राउड फंडिंग करी थी और वो उल्लंघन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, यानी कि FCRA का उल्लंघन है और जो गलत तरीके से जो पैसे को रूट किया है उसको करने का काम सोनू सूद ने किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो सोनू सूद जो कि गरीबों का मसीहा बनकर उभरे थे पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, किस तरीके से उन्होंने गरीबों की मदद की थी, ऑक्सीजन बांटी थी, खाना दिया था प्रवासी मजदूरों को, तब तक बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही हाल में सोनू सूद ने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया और देश का मेंटर्स वाले प्रोग्राम से जब वो जुड़े, तो उसके बाद बीजेपी की और केंद्रीय जांच एजेंसीज की इनसिक्योरिटी बढ़ गई। केंद्रीय जांच एजेंसीज की ना भी कहें तो मोदी जी की इनसिक्योरिटी ऐसा लगता है उसको लेकर बढ़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू सूद इस बात को बार बार बताने की कोशिश करे कि देखिए बीजेपी तो कोई काम ही नहीं करती। तो नतीजा ये कि उन पर दबाव डालो, उन पर रेड्स डालो और उनको डिसक्रेडिट करो जनता की आंखों में, ताकि ये बताया जा सके कि देखिए सरकार सही है और सोनू सूद गलत है। तो वो लोग जो कि बीजेपी को असहज करते हैं किसी भी मामले में, चाहे वो जनता की सेवा को लेकर हो, चाहे फिर विपक्षी एकजुटता को लेकर हो, जो भी चीज़ें बीजेपी को असहज करती हैं बीजेपी उसे खत्म करने की कोशिश करती है या फिर उसका मनोबल गिराने की कोशिश करती है और या तो फिर उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है। और सोनू सूद भी इसी का उदाहरण है। इस पर आपका क्या सोचना है, ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं वैश्विक पॉलिटिक्स की, यानी कि ग्लोबल स्तर पर किस तरीके से अलग अलग देशों की ग्रुपिंग्स बदल रही हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। अभी हाल में आपने देखा था कि एक ऑकस एग्रीमेंट साइन हुआ था ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में, और ये कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी यूएस और ब्रिटेन देंगे। और ये डील ऑलरेडी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हो चुकी थी। ये $37 बिलियन की डील थी, लेकिन इसमें फ्रांस को अलग थलग कर दिया गया। पब्लिक अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटे पहले फ्रांस को ये पता चला कि ये डील अब इन तीनों देशों ने साइन कर ली है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके ने। इस बात का फ्रांस को बहुत बुरा लगा और ये फ्रांस और यूएस सबसे पुराने सहयोगी देश माने जाते हैं और सहयोगियों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फ्रांस को इतना अपमान झेलने के बाद एक बहुत ही कड़ा कदम उठाना पड़ा और उन्होंने अपने दोनों देशों से जो राजदूत हैं, यानी कि जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया के राजदूतों को उन्होंने वापस बुला लिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये फैसला लिया, जिसके बाद फ्रांस ने अपने दोनों देशों से राजदूत को वापस बुला दिया है। अब जाहिर सी बात है कि जो डील
ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में साइन हो चुकी थी, तो वो डील अब नहीं है, वो डील टूट गई है। और ये बताया जा रहा है कि इस डील को साइन करने के पीछे उद्देश्य है कि किस तरीके से साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर किया जाए, चाइना का जो एक विस्तारवाद का एजेंडा है उसको चेक किया जाए और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने की टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को दी जाए। और जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन और स्कॉट मॉरिसन तीनों ने मिलकर जब ये अनाउंसमेंट किया तो उसके थोड़ी देर पहले ही फ्रांस को ये बात पता चली थी, जिससे कि फ्रांस के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ये तो आपस के जो दोस्त थे उन्होंने एक दूसरे के पीठ में ही छुरा भोंक दिया। इट्स अ स्टैब इन द बैक, इस बात को फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है। और आपको बता दें कि अब ये जो करार साइन हुआ है इसमें साइबर कैपेबिलिटीज़ की शेयरिंग होगी और जो अंडर सी यानी कि जो समुद्र के अंदर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको शेयर करेगा और किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जाएगा। लेकिन इसमें फ्रांस को यानी कि यूरोप के एक इतने इम्पोर्टेंट देश को अलग किया गया है। वो अपने आप में किस तरीके से इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अलायंस जो ये नया बना है, ये बिल्कुल एक नई ग्रुपिंग है जिसकी वजह से विश्व की पॉलिटिक्स बदल रही है। और विश्व की पॉलिटिक्स बदल तो रही है लेकिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट है या एक ग्लोबल अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है किसी वेस्टेड इंटरेस्ट को देखकर। तो जो एक कोल्ड वॉर के समय से जिस तरीके की हम पॉलिटिक्स देशों के बीच में देखते थे, जियोपॉलिटिक्स देखते थे, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो जो कोल्ड वॉर का जो एक दौर था वो वापस आ रहा है। और इस बात को चाइना ने भी कहा है कि ये तो कोल्ड वॉर मेंटालिटी है जिस तरीके से ये पूरा अग्रीमेंट साइन किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो विश्व के देश हैं वो किस तरीके का अप्रोच चाहते हैं, बाइपोलर अप्रोच चाहते हैं और मल्टीपोलर अप्रोच चाहते हैं। ट्रंप ने प्रोटेक्शनिज्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया और आगे बढ़कर बोल कर किया। जो बाइडेन अपने एक सटल तरीके से इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो ग्रुपिंग्स बन रही हैं, SCO की एक समिट आपने देखी, अभी क्वाड की एक समिट देखी और अब ये नया जो इंडो पैसिफिक ग्लोबल अलायंस ये देख रहे हैं आप ऑकस अग्रीमेंट के जरिए, तो ये एक बार फिर से चाइना को काउंटर करने के लिए बना हुआ है। लेकिन विश्व की राजनीति यहाँ से जो पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है वो कैसे बदलेगी? क्या सिर्फ नेशनल वेस्टेड इंटरेस्ट ही सबसे बड़ी उसको प्रायोरिटी मिलेगी और उसी के बेसिस पर देश साथ मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं जियोपॉलिटिक्स के लिए और डिप्लोमेसी के लिए। और डिप्लोमेसी के लिए तो रोज़ ही ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ सबक नया सीखने को मिल रहा है। लेकिन जो एक नया पावर सेंटर है चाइना का, उसने सबको हिला दिया है, चाहे वो UK हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो। और ये सारे देश चाइना को काउंटर करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो चाइना का ड्रैगन है, क्या वो चुप बैठेगा? ये देखने वाली बात है। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।